तो चलिए हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हीं से हमारी अपनी बात स्टार्ट होती है मेरे भाई। तो आज हम लोग क्लास का प्रारंभ एक छोटे से पंक्तियों से करते हैं। कहते हैं कि सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए मेरे भाई। अगर आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप रटने पर ध्यान मत दीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। तो चलिए इन्हीं चंद लाइनों से हम आज आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो मेरी बातें कल हुई थी हमारे इस टॉपिक पर, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ठीक है, हमारी बात हो रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो हम लोगों ने इसी के ऊपर एक क्लास डिटेल से लिए हैं। आज हमारी बातें कहीं ना कहीं कल के क्लास से आगे होने वाली है। अगर आपने मेरे कल के वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, ताकि आज की बातें आपको क्लियर और क्रिस्टल हो जाए मेरे भाई। तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लिया है उसको भी मैं आपको एक बार रिकैप कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का प्राइडनेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से प्राइडनेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है मेरे भाई। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए हम लोग इसी सिलसिले में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल जहां तक मेरी बातें हुआ था उसको आगे ले चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। हमारी बातें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों को देखे थे, साथ ही साथ उसका वर्तमान स्थिति क्या है, परमाणु क्या है, इन तमाम मुद्दे को देखते हुए आगे हम लोग परमाणु के मूल कणों को देखे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात किए थे। उसके बाद हमारी बातें चल रही थी परमाणु मॉडल पर। थॉम्सन मॉडल हो चुका था, रदरफोर्ड मॉडल हो चुका था और बोर मॉडल हो चुका था। और मैंने आपको कल समझा था कि हमारे लिए जो बोर मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर मॉडल के अंदर दो प्रतिबंध हमें मिले थे, एक का नाम था क्वांटीकरण प्रतिबंध और एक का नाम था आवृत्ति प्रतिबंध। क्वांटीकरण प्रतिबंध ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षाओं में घूमती है जिस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है ना, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमती है और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमती है उसको स्थायी कक्षा कहा जा रहा था मेरे भाई। और ये जो कोणीय संवेग होता है वो mvr होता है। किसी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होता है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और उसके बाद r उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस mvr जो है इसी को कोणीय संवेग कहते हैं। इसी mvr का मान जहां जहां h/2π का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उसी कक्षाओं में घूमते हैं। ये बातें हमने क्वांटीकरण प्रतिबंध में समझाया था आपको बोहर के। और दूसरा हम लोग का मिला था आवृत्ति का प्रतिबंध, आवृत्ति का नियम। यहाँ पर यह बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदती है तभी वो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। जब तक वो अपनी स्थायी कक्षा में घूमती रहती है तब तक वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करती है। अर्थात स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं और वो नाभिक के आकर्षण बल की वजह से वो ऊर्जा लॉस होने की वजह से जो नाभिक के करीब जा रहे थे वो कहानी अब खत्म हो जाती है। अर्थात हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षाओं में बरकरार बना रहता है और परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। और यहीं से हम लोग देखे थे जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये ऊर्जा रेडिएशन के फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में हमें दिखाई दिया था। और ये जो ऊर्जा होती है hν के बराबर होती है। ये जो hν होता है वो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। यानी कि E2 - E1 की जो वैल्यू होती है वही ऊर्जा रेडिएशन के बराबर होती है, यानी कि hν के बराबर होती है, जिसको हम लोग आवृत्ति का नियम बोले थे। यही दोनों नियम आज हम आगे यूज करने वाले हैं मेरे भाई। तो ये सभी चीज़ें हम आपको कल डिस्कस कर चुके थे। आज हमारी बातें इससे आगे होने वाली है।
आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई कि हमारी बातें कहाँ हुई थी कल, ठीक है ना। तो कल हमारी बातें लास्ट हुई थी बोर के परमाणु मॉडल पर। हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल को देखा था मेरे भाई, हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल को देख लिया था। इन तमाम मुद्दे को हम लोग देख चुके थे। आज हमारी बातें बोर के परमाणु मॉडल से आगे होने वाली है, ठीक है ना। बोर के परमाणु मॉडल से आगे होने वाली है मेरे भाई। मैंने अभी आपको यही बातें बताया है कि एक MBr बराबर H/2 का पूर्ण गुणज यानी कि n लेके चलेंगे, और दूसरा हम लोग H म्यू बराबर E2 माइनस E1 लेके चलेंगे मेरे भाई। ये दो बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हमारी बात इस पॉइंट पर होती है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं पर बोर का नियम अप्लाई करना। मुझे यहाँ पर बोर थ्योरी लगाना है हाइड्रोजन लाइक एटम पर। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, इस पे भी हमारी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, हल्का होता है, तो हल्के एटम पर हमारी चर्चा होती है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई, एक प्रोटॉन होता है। ऐसे वे सभी परमाणु जो हल्के होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। अब बात ये होता है सर कौन कौन से ऐसे परमाणु हैं जिसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हैं। मैं फिर से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बाबू कि हाइड्रोजन लाइक एटम होता क्या है। हाइड्रोजन लाइक एटम होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा हाइड्रोजन लाइक एटम होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यानी कि वे सभी परमाणु जो हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन रखते हो तथा आकार में छोटे हो, ठीक है ना। वे परमाणु जो हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन रखते हैं तथा आकार में छोटे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझा दूं, तो पहले ये समझ लेना कि हाइड्रोजन को समझो। पहले हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो इसको क्या लिखते हैं, 1H1 लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है कितना, 1। इसमें प्रोटॉन कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो भी 1 होता है। ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है सर, 0 होता है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो लेकिन हमें यहाँ पर उस परमाणु की बात करनी है जो हाइड्रोजन के समान केवल इलेक्ट्रॉन रखता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन रखता, प्रोटॉन रखे चाहे न रखे, न्यूट्रॉन रखे चाहे न रखे, लेकिन हाइड्रोजन के समान उसको इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के समान उसको इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, ये बातें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम दूसरे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि लिथियम Li2+, Li2+, का क्या मतलब होता है बाबू, 2+ का मतलब ये होता है कि सर ये लिथियम है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अब अगर ये उदासीन होता तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती, लेकिन ये क्या है, धन आवेशित हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। वो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो बचा होगा इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या बचा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका होता है क्या, हीलियम प्लस। आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका मतलब उदासीन अवस्था में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ये भी हाइड्रोजन के जैसा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने परमाणु आएंगे जो छोटे होंगे, बड़े की बात नहीं करते हैं, बड़े परमाणु की बात नहीं करते, छोटे परमाणु की बात करते हैं, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक हो। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोजन लाइक एटम। यही है हाइड्रोजन लाइक एटम। इतनी बात तो हमें समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी या नहीं होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई परमाणु एटम Z है जिसका एटॉमिक नंबर, सॉरी कोई एटम आपका X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक वेट A है, ठीक है ना, तो अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी इंडिकेट करता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ये 1 हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ये 1 हो जाए, ये मैं बोल देता हूँ इफ, यदि ऐसा हुआ तब, इफ यदि ऐसा हुआ तब जाकर ये क्या हो जाएगा, और ये क्या होना चाहिए, ये स्मॉल भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए साइज में, ठीक है ना, स्मॉल, ठीक है ना, इन साइज, स्मॉल इन साइज, साइज में इसको छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होना चाहिए, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। आइए, ये तो पहले हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब समझ लीजिए, तब हम आगे बात कर पाएंगे, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, बोर थ्योरी लगाते हैं कहाँ, हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर, ठीक है ना, बोर थ्योरी अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर। चलिए अब आगे हम बात कर ले। चलिए अब ये मान के चलते हैं कि भैया माना हाइड्रोजन सदृश परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक Z है, परमाणु क्रमांक Z है, का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे भाई, का एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूम रही है, ठीक है ना, जिसका वृत्तीय त्रिज्या R, द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग भी है, ठीक है बेटा। हम इतना पहले से मान के चलते, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है अगर, तो बाबू उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, अगर वो वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो उस वृत्त की अपनी त्रिज्या होगी, और घूम रही तो उसका कुछ ना कुछ अपना वेग होगा। ये हम पहले से मान के चल रहे हैं कि भैया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के धन आवेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूम रही है, और उस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो R है,
और उस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है और वेग जो v है। इतनी बात हमें ये मान के चलते हैं। तो इसके लिए मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए मेरा वृत्त बाबू, हमें वृत्त बनाने वैसे आता नहीं है तो मान लो, क्या ही दिक्कत है मानने में, मान लो, ठीक ना। ये आपका वृत्त हो जाता है, ठीक। ये वृत्तीय पथ है, ये मान लीजिए क्या आपका एटम है, ये आपका एटम है, परमाणु है, ये आपका क्या है परमाणु है, ठीक। इस परमाणु का नाभिक है जो क्या होता है बाबू धन आवेशित होता है और यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका अपना खुद का क्या होगा मास होगा, जिसका अपना खुद का मास होगा, ठीक ना। और ये भी वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है, ये भी वेग से गति कर रहा है इस वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या क्या बाबू, जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है। इतनी बात समझ में, जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट में बोला है वो इस फिगर में ड्रॉ किया है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। जब इतनी बातें हो गया तो अब यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, वृत्तीय गति की। जब यहाँ बाबू वृत्तीय गति की बात आती है तो हम यहाँ वृत्तीय गति की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहीं से अगला टॉपिक निकलता है, वृत्तीय गति के बारे में इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा किया जाए कि अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है, अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करने के लिए उसको एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। उस अभिकेंद्र बल की वैल्यू mv²/r के बराबर होती है, जो कि 11th में, ठीक है। यही बातें मैं यहां पर करूंगा। तो यहां पर बात करेंगे, लिखेंगे चूंकि किसी कण को वृत्तीय गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यानी कि बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी कण वृत्त की परिधि पर गति नहीं कर सकता है। अब ये जो अभिकेंद्र बल होता है बाबू वो कितना होता है, तथा अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ये जो अभिकेंद्र बल होता है बाबू वो होता है mv²/r, mv²/r। और मैं यहां पर बात कर लूं जहां m क्या है, कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान है, और भी क्या बाबू कण का वेग है, कण का वेग है, r क्या है वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। इतनी बातें इसके अंदर है। अब ये अभिकेंद्र बल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन बेटा यहां घूम रहा है वृत्त की परिधि पर तो इसको भी अभिकेंद्र बल चाहिए ना। अभी जो अभिकेंद्र बल है ये अलग अलग केस में अलग अलग बल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहीं कहीं अभिकेंद्र बल को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो कहीं कहीं अभिकेंद्र बल को हम लोग तनाव बल से प्राप्त करते हैं, तो कहीं कहीं अभिकेंद्र बल को हम लोग घर्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप किसी डोरी में किसी पत्थर को, कंकड़ को बांध कर जब घुमाते हो तो आप देखते हो कि डोरी टाइट हो जाती है और डोरी आपके हाथ की तरफ हमेशा खींची रहती है। इसका मतलब यहाँ डोरी में जो तनाव बल पैदा हो रहा है वही इस कण को वृत्त के परिधि पर घूमने के लिए क्या कर रहा है, वो उसको एक आवश्यक बल प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जिस डोरी से आप घुमा रहे हो उस कंकड़ को वृत्तीय पथ पर, वहां पर उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है, इस डोरी में उत्पन्न तनाव बल के कारण।
यानी कि यहाँ जो तनाव बल है वो अभिकेंद्र बल का काम करेगा। ऐसे जब आप रोड पर चलते हो, किसी मोड़ पर जब साइकिल घुमाते हो, मुड़ाते हो, तो वहां पर आपके साइकिल के टायरों के बीच घर्षण बल के द्वारा अभिकेंद्र बल मिलता है मेरे भाई। तो अलग अलग सिचुएशन में अभिकेंद्र बल अलग अलग बलों से मिलता है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उससे यहाँ अभिकेंद्र बल मिलेगा। और इनके बीच कौन सा बल लगेगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों आवेश है। जब ये दोनों के दोनों आवेश है बाबू, तो यहाँ पर आवेशों की वजह से कूलाम बल लगता है। तो यहाँ वैद्युत आकर्षण कूलाम बल की वजह से क्या होगा? एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब इतनी बातें समझ में आ गई होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर सभी को इतनी बातें समझ में आ गई तो कमेंट में जल्दी से आप लोग यस लिख दीजिए कि हाँ सर इतनी बातें हमें क्लियर है। तो अब हम थोड़ा से आगे बात कर लेते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है बाबू। आइए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो समझिएगा, फिर से मैं एक बार फिगर को दे देता हूं। ये आपका एटम है, ठीक है। ये आपका क्या एटम है, मतलब परमाणु है। ये परमाणु का नाभिक है, ठीक। ये परमाणु क्या है बाबू? नाभिक है। 4 नहीं बनाया गया, मैंने प्लस बनाने की कोशिश किया है, वो गलती से 4 बन गया, ठीक है। ये आपका धन आवेश है और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन था जिसपे ऋण आवेश था और इसका मास m था। ये भी वेग से क्या था? गतिशील था, ठीक। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कितना होगा? Ze के बराबर होगा। मैंने आपको समझा दिया कि Ze के बराबर प्लस आवेश क्यों होगा, क्योंकि जितना इसके अंदर प्रोटॉन होगा उतना ही उसके अंदर धन आवेश होगा। तो Z प्रोटॉन है क्योंकि परमाणु क्रमांक Z है इस परमाणु का, ठीक है ना। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या Z होगी और एक प्रोटॉन पर प्लस E के बराबर आवेश, तो ऐसे Z प्रोटॉन पर प्लस Ze के बराबर धन आवेश आएगा। और मैं ये बोल दूं कि यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो R है, यहाँ से इसकी त्रिज्या R है। तो यहाँ पर इस वृत्तीय पद पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल इन आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें अब लिखना पड़ेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है। अतः वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से उत्पन्न होता है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसके ऊपर जो अभिकेंद्र बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से उत्पन्न होगा। जब इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका अभिकेंद्र बल है
अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल वो किसके बराबर होगा बाबू? अभिकेंद्र बल आपका होगा वैद्युत आकर्षण बल के बराबर, वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक, अभिकेंद्र बल कितना होता है? mv²/r। और वैद्युत आकर्षण बल कितना होता है बाबू? ये होता है आपका k q1 q2/r²। ठीक ना। अब यहाँ से q1 q2 क्या है? इसको मैं q1 मान लेता हूँ, इसको मैं q2 मान लेता हूँ। ठीक ना, इसको हम यहाँ पर रखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पर यूज करते हैं। ठीक है बाबू, आइए तब ये मान लेते हैं यहाँ पर जो mv²/r बराबर k q1 q2/r² बना है। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से एक r से एक r कट जाएगा आपका, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा mv²/k का मान क्या होता है बाबू? 1/4πε0 इनटू में q1 कितना है? Ze है, और q2 कितना है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है मेरे भाई। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इसका जब मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और अपॉन में यहाँ r हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा mv² बराबर Ze² अपॉन में 4πε0 इंटू में r। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर क्या है? फर्स्ट है। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहीं से लगाते हैं बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बोर के क्वांटीकरण नियम के अनुसार या नियमानुसार। ठीक है ना, तो क्या होगा? mv² बराबर NH/2π। ठीक है ना, mv² बराबर NH/2π। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? इतनी बातें क्लियर हो गई सभी की? तो अब बेटा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा, mv/r बाकी Ze ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर m तो कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, बाकी 4π कांस्टेंट है, यहाँ n h और 2π कांस्टेंट है। तो यानी कि वेरिएबल केवल v और r है, यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल है और 2 समीकरण है। 2 वेरिएबल और 2 समीकरण है बाबू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, चाहे जोड़ के हटाएं, चाहे घटा के हटाएं, चाहे गुणा करके हटाएं, चाहे भाग करके हटाएं, हटाना तो पड़ेगा। अगर हम भाग करना चाहते हैं तो यहाँ v² तो नीचे v² होगा तभी कटेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं ताकि ये मेरा v² बन जाए, और आराम से डिवाइड करके v² को काट देंगे, केवल r बच जाएगा और r की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, केवल r बच जाएगा और हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बाबू, तो जब वर्ग करोगे तब वो क्या मिलेगा? m² v² अपॉन में n² h² अपॉन में 4π², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। इसको आप समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 से डिवाइड कर लीजिए, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ताकि आपके जस्ट सामने रहे, आप समझ पाइए। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 3 को 2 से भाग करने पर तो अब जब इसको तुम भाग करोगे तो क्या मिलेगा आपको?
समीकरण 3 को 1 से, 2 से नहीं 1 से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समीकरण 2 नहीं होगा, समीकरण 1 से हम भाग करेंगे। ठीक, समीकरण 1 से भाग करेंगे। तो समीकरण 3 क्या है बाबू, यहाँ पर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर है, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में एम भी लिख देंगे, एम भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वल टू में समीकरण 3 में क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड किससे करोगे आप, इस वाले वैल्यू से, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। ये चौथे का मल्टीप्लाई पहले के साथ और दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे के साथ आप करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से m r स्क्वायर बच जाएगा, m r स्क्वायर। और इस m r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा तो क्या क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, अभी ऊपर जाएगा तो इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r अपॉन में नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर, ये नीचे जाएगा इंटू में z ई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 4 पाई से यहाँ से 4 पाई कट जाएगा और यहाँ से एक r से ही एक r कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एम आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, आपको यहाँ से एम आर की वैल्यू मिल जाती है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में यहाँ से क्या बचेगा बाबू, यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई जेड ई स्क्वायर, पाई जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में ये एम आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर। यहाँ से ये आपको आर की वैल्यू मिल जाती है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या मिल जाती है जहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था। और यहाँ पर एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट और जेड ई कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो त्रिज्या है उस वृत्तीय पथ की वो एन स्क्वायर के समानुपाती है, जहाँ एन क्या है आपका एक पूर्णांक है जिसको यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या कहा गया था, जिसको यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या कहा गया था मेरे भाई। तो इतनी ही बातें आपको आगे समझना है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या बाबू, यहाँ हमें मिल गया है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू मिल गया कितना, आपको मिल गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम जेड स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर। ठीक है भैया। तो यहाँ से ये इसकी पूरी जो वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे सबकी वैल्यू रख के तो आपको मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जाके यहाँ रखेंगे तो आर बराबर आपको क्या मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में एन स्क्वायर, इंटू में एन स्क्वायर। ये जहाँ एन क्या है बाबू, जहाँ एन क्या है कक्षक की संख्या, कक्षकों की संख्या क्या है, कक्षकों की संख्या है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। n बराबर आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि ये बीच में कांस्टेंट है। इतनी बातें आपको ध्यान देना था।
यहाँ से त्रिज्या हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब इसी के आगे हमारी बात होती अब बोर त्रिज्या की। अगर यहाँ पर n बराबर हम 1 रख दें, ठीक है ना, यहीं पर अगर हम बात कर दें, एक मिनट, आइए हम बात करते हैं सीधे बोर त्रिज्या पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बोर त्रिज्या के ऊपर। तो मुझे पता है चूंकि r बराबर मुझे क्या मिल गया बाबू, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन में पाई m z ई स्क्वायर इंटू में आपका मिल गया क्या, इंटू आपका मिल गया है n स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम z बराबर 1 रख दे और n बराबर 1 रख दे, तो यहाँ पर जब z का मान आप 1 रखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर आपको r की जो वैल्यू मिलेगी ये आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगी, और यही कहलाता है बोर त्रिज्या। ये क्या कहलाता है, बोर त्रिज्या कहलाता है, यही आपका बोर त्रिज्या कहलाता है मेरे भाई। तो इतनी बातें आपको समझनी थी कि बोर त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या का डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए, ये आपका बोर त्रिज्या है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही है, बाकी हम लोग इसके आगे के पोर्शन को अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं।